बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम 9th बायो के लास्ट चैप्टर 11 का लास्ट एसएलओ आज इंशाल्लाह कंप्लीट करने जा रहे हैं। एसएलओ है डिस्क्राइब द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन विद रिगार्ड टू द फॉलोइंग, यानी हमने फॉलोइंग ब्रांचेस से एविडेंस लेके एवोल्यूशन को प्रूव करना है। पैलियोंटोलॉजी यानी फॉसिल रिकॉर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी स्टार्ट किया था, जिसमें होमोलॉगस स्ट्रक्चर और इसी से रिलेटेड एनालॉगस स्ट्रक्चर हमने कवर किए थे। आज हम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर और सिलेक्टिव ब्रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको याद हो, हमने कंपैरेटिव एनाटॉमी में कहा था कि हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो स्ट्रक्चर्स है ना, इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को एग्जामिन करते हैं, स्टडी करते हैं, जिसकी वजह से आप उसे कंपैरेटिव एनाटॉमी का नाम दे रहे होते हो। अब कंपैरेटिव एनाटॉमी में हमारे पास पहले तो आते हैं होमोलॉगस स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो, हमने कहा था होमोलॉगस स्ट्रक्चर जो हैं, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं और इनका जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर होता है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, वो इनमें सेम होता है। लेकिन ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये स्ट्रक्चर सेम होता है ना, ये रहते डिफरेंट एनवायरनमेंट में। अब डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने की वजह से क्या होता है, इन सिमिलर स्ट्रक्चर्स के फंक्शन डिफरेंट हो जाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स को बच्चों हम होमोलॉगस स्ट्रक्चर कहते हैं। हमने इसकी एग्जांपल ली थी ह्यूमन, कैट्स, व्हेल्स और बैट्स के फोरलिम्ब। हमने कहा था जो ह्यूमन है, इनके फोरलिम्ब ग्रास्प कर रहे हैं, कैट के वॉक कर रहे हैं, व्हेल्स के स्विमिंग के लिए यूज हो रहे हैं और बैट के फ्लाइंग के लिए। अब चारों स्ट्रक्चर चार डिफरेंट तरह के फंक्शन कर रहे हैं, जबकि स्ट्रक्चर्स के नीचे जो स्केलेटन है बोन्स का, वो सिमिलर है। ठीक है, ये थे होमोलॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर हमने कहा था जहां पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जब एक ही एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप देखते हो वो कॉमन फंक्शन इवॉल्व कर लेते हैं, हालांकि स्ट्रक्चर सेम नहीं होता। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल कोड की थी बैट्स के, बर्ड्स के और इंसेक्ट्स के विंग्स। ठीक है, अब तीन डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेकिन तीनों के विंग्स जो हैं वो उन्हें उड़ने में, फ्लाइट में मदद देते हैं। जबकि आप इनके विंग्स को एग्जामिन करो तो बहुत वाजिया फर्क नजर आता है। बैट के जो विंग है, हमने कहा था यहां एक लार्ज विंग बोन है, फिर उसके साथ दो बोन्स है, फिर आगे हमारे पास मल्टीपल स्मॉल बोन्स है, और उसके आगे से फिर बोन्स का स्केलेटन निकल रहा है जो आगे रिस्ट के या पाम में डिजिट्स बना रहा होता है। इसी तरह जब आप बर्ड्स पे आते हो तो आप देखते हो वो बैट से टोटली डिफरेंट विंग्स रखते हैं। जैसे यहां देखो मेरे पास सिमुलेशन है पिजन की। अब अगर आप पिजन को देखो तो आप क्लियरली देख सकते हो कि एक तो इनके अंडरलाइंग बोन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि इनके विंग्स बैट से बहुत मुख्तलिफ हैं। दूसरा आप देखो इनके विंग्स जो हैं, दे आर फुली कवर्ड विद फेदर्स। ठीक, तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट, लेकिन फंक्शन जो है वो सेम है। और जब हम इंसेक्ट पे आते हैं तो यहां और ज्यादा फर्क हमें महसूस होता है कि इनके विंग्स जो हैं वो बर्ड्स और बैट के कतन करीब तरीन नहीं है स्ट्रक्चर के लिहाज से, बहुत वाजिया डिफरेंस है इनमें। लेकिन सेम एनवायरनमेंट में सेम चैलेंजेस की वजह से तीनों के डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन पे। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, पहले तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, दे आर एनाटॉमिकल रेमनेंट्स। एनाटॉमिकल रेमनेंट्स या रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर से क्या मुराद है, पहले तो आपने इसको समझना है। ठीक है, दैट वर fully functional in the ancestral organisms but have become reduced or useless in the modern species। अब जरा देखो, कहता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स
माजी के ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले वो स्ट्रक्चर्स थे जो उन माजी के ऑर्गेनिज्म में फंक्शनल थे, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ना उन ऑर्गेनिज्म ने इन्हें यूज करना छोड़ दिया या इनका इस्तेमाल कम कर दिया। दोनों केसेस में ये स्ट्रक्चर जो माजी में ऑर्गेनिजम्स के अंदर फंक्शनल थे, जब इनका इस्तेमाल कम हुआ या खत्म हुआ तो आपने देखा कि जो आने वाली अगली स्पीशीज थी, मॉडर्न स्पीशीज, उनके अंदर ये स्ट्रक्चर यूजलेस हो गए। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स का नाम देते हैं। ठीक है, इसी को वो कह रहा है कि ये असल में एनाटॉमिकल रेमनेंट्स हैं। एनाटॉमिकल रेमनेंट से मुराद है ये माजी के जो फंक्शनल स्ट्रक्चर्स हैं ना, उनकी बकायात हैं। आज भी हमें नजर तो आते हैं लेकिन इनका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ठीक है, या फिर उसके लिए वर्ड यूज होता है रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है। रूडिमेंट्री कहते हैं जो इमेच्योर हो, बड़े बेसिक हो, सिंपल हो। तो ये असल में माजी के फंक्शनल स्ट्रक्चर थे जिनका इस्तेमाल ना होने की वजह से आज ये यूजलेस हो गए हुए और बस इनकी बकायात निशानी हमें मिलती है। ये है वेस्टिजियल ऑर्गन। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अगर आपको ये वेस्टिजियल ऑर्गन मिलते हैं तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि उन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, उन डिफरेंट स्पीशीज का ओरिजिन सेम है, कोई एक कॉमन एंसेस्टर था। जैसे छोटी सी एग्जांपल देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं कि चीजों को हम बुक तक ही महदूद करें। हमारे पास ना हमारी जो पेल्विक बोन्स हैं ये इस तरह डेवलप हुई है कि हमारी लेग्स के ऊपर पूरी बॉडी का वेट पड़ना होता है, तो इसलिए हमारी पेल्विक बोन उस तरह से स्ट्रांग है ताकि हमें वॉकिंग में आसानी हो और हमारी लेग्स अच्छे से बॉडी वेट को कैरी करे। लेकिन यही पेल्विक बोन बच्चों हमें व्हेल में भी मिलती है और हमें स्नेक में भी मिलती है, जबकि आप दोनों जानते हो वो दोनों वॉक नहीं करते। इसलिए आप देखते हो वहां पे ये बहुत ही इमेच्योर फॉर्म में होती है, फुली डेवलप ही नहीं की होती, बहुत छोटी साइज की होती है, क्योंकि ये वहां पे नॉन फंक्शनल हो गई है, ये उनमें वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। लेकिन ह्यूमन, स्नेक, व्हेल, तीन इतने मुख्तलिफ स्पीशीज के अंदर अगर ये स्ट्रक्चर मौजूद है तो इसका मतलब है माजी में इनका कोई कॉमन एंसेस्टर था। ये तीन डिफरेंट स्पीशीज तीन डिफरेंट माहौल में डिफरेंट तरह से इवॉल्व हुई, लेकिन इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स कॉमन रह गए। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये असल में हमारी बॉडी के अंदर हिस्टोरिकल लेफ्ट ओवर्स हैं, ये माजी की बकायात हैं जिन्हें हम नो लॉन्गर सर्व द पर्पस दे वंस डिड। इनका जो माजी के अंदर मकसद था ना, आज इनका वो मकसद नहीं रहा, आज ये वो काम ही नहीं करते, इसलिए ये माजी की बकायात हैं हमारे अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एवोल्यूशनरी पास्ट है, उसका जो माजी है एवोल्यूशन के लिहाज से, ये उसका एविडेंस है। जैसे कि कहता है कि अगर हम ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में देखें तो हमें यहां एक स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो अपेंडिक्स है ना, हम में ह्यूमन के अंदर ये वेस्टिजियल हो चुका है। ये असल में हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का एक स्ट्रक्चर है, सीकम। ये माजी में एक लार्ज सीकम थी जिसका ये हिस्सा होता था, और ये लार्ज सीकम हमारे जो हर्बीवोरस इंसेक्टर्स है ना उनमें होती थी। अब जरा इसको समझो, माजी में ना, आज से हजारों साल पहले जो माजी के ह्यूमंस थे उनकी जो फूड थी, ग़िज़ा थी, वो टोटली प्लांट बेस्ड हुआ करती थी, मीट की कंजम्पशन ना होने के बराबर थी अर्ली ह्यूमंस के अंदर। तो वो जो हर्बीवोरस ह्यूमंस थे ना, वो हार्ड प्लांट्स यूज करते थे जिनमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता था। तो उस लिहाज से हमारे जो आबाओ अजदाद थे उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सीकम थी ना, उसका साइज बड़ा था, क्योंकि यहां पे प्लांट बेस्ड फूड जो था उसकी फर्मेंटेशन, डाइजेशन होती थी। ठीक उसी के साथ हम देखते थे ये अपेंडिक्स भी पड़ा होता है सीकम के साथ, जो वहां फर्मेंटेशन में हेल्प करता था। लेकिन जैसे जैसे अब ह्यूमंस जो है इनका फूड सोर्स चेंज हुआ, हमने खाने को पका के, प्लांट बेस्ड फूड को पका के खाना शुरू किया जिससे वो सॉफ्ट हुआ। फिर हम मीट की तरफ आए प्रोटीन सोर्स के लिए। उस वजह से फिर ये हुआ कि ये जो लार्ज सीकम था ना, इसका इस्तेमाल कम होने से ये लार्ज सीकम साइज में कम हुआ, जैसे कि आज हमें नजर आता है। और इसके साथ ये जो अपेंडिक्स था जो सीकम के साथ सपोर्टिव रोल प्ले करता था, इसकी अहमियत जो है वो वक्त के साथ साथ खत्म होती चलेगी। आज हम डाइजेशन के लिहाज से कहते हैं कि अपेंडिक्स हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिहाज से किसी काम का नहीं है, जबकि हमारे एंसेस्टर के अंदर ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था।
और अगर आप और पीछे जाओ एवोल्यूशन के लिहाज से, तो अगर आप हर्बीवोर एनिमल्स की बात करो तो आज भी जैसे रैबिट को अगर आप देख लो तो आपको उनमें एक लार्ज सीकम और उसके साथ एक फंक्शनल अपेंडिक्स मिलता है जो वहां पे प्लांट बेस्ड फूड की डाइजेशन में अपना रोल प्ले करता है, जबकि ह्यूमन में ये क्या हो गए, वेस्टिजियल ऑर्गन कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है। अब मैं आपको इसको दिखाता हूं कि ये होता कहां है हमारी बॉडी में। डाइजेशन में तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन बाज़ औक़ात इससे रिलेटेड एक एबनॉर्मेलिटी हम में डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे एक थोड़ी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूं। एक लंबे अरसे तक ना ह्यूमंस ये कहते रहे हैं कि अपेंडिक्स टोटली वेस्टिजियल हो गया है, इसका बॉडी में किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। यही वजह है कि जब हम इसको निकाल देते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ सर्वाइव करते हैं। लेकिन एक रीसेंट रिसर्च से हमें साबित हुआ है कि नहीं, ये जो अपेंडिक्स है ये इम्यूनिटी के अंदर रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये लफ्ज बोल रहा हूं, डाइजेशन के लिहाज से ये वेस्टिजियल हो गया। अब जरा ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखें इस लार्ज इंटेस्टाइन को अगर मैं जूम करूं तो पहले तो आप देखो इस लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्ट में ना, जहां से ये स्टार्ट हो रही है यहां पे हमारे पास सीकम होता है, स्ट्रक्चर इसका। ये देखें लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्ट यहां पे है, ये असल में स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड है। यहां से फिर आप देख रहे हो लार्ज इंटेस्टाइन जो शुरू होती है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इट इज सीकम। इसके साथ अगर मैं आपको यहां भी जूम करके दिखाऊंगा, ये एक बारीक सा अपेंडिक लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है, अपेंडिक्स लाइक, ये आपके पास अपेंडिक्स है। ठीक है, अब इसको आपने जूम करके देखना है। ये देखो ये सीकम के साथ अपेंडिक्स पड़ा हुआ है, आप खुद देख सकते हो इसका साइज कितना छोटा हो गया है कि ये डाइजेशन में कोई इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता। लेकिन थोड़ा सा रिमाइंड करवाओ खुद को, हमने चैप्टर 1 के अंदर ना जब कैरियर्स इन बायोलॉजी पढ़ा था तो मैंने आपको एमबीबीएस पढ़ाया था, और उस वक्त अगर याद हो मैंने आपको दिखाया था किस तरह से सर्जरी की सिमुलेशन में हम अपेंडिक्स के अंदर मसला आ जाने पे सर्जरी से इस अपेंडिक्स को रिमूव करते हैं। रिमेंबर हमने ये सिमुलेशन देखी थी। तो ये है बच्चों वो अपेंडिक्स जो माजी के हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म में तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, लेकिन आज जो है ना डाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम कहते हैं इसकी सिग्निफिकेंस नहीं रही, बल्कि बाज़ का अगर यहां पे कोई फूड या डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाए तो हमें मसला हो जाता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो ये वो अपेंडिक्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक, आगे हमारे पास और कुछ एग्जाम्पल है, जरा आपके इंटरेस्ट के लिए उन एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब अपेंडिक्स के साथ साथ जब हम देखते हैं ना तो हम में विजडम टीथ, क्या कहते हैं इसे उर्दू में, अकल दाढ़, ये जो विजडम टीथ है ना ये भी वेस्टिजियल हो चुके हैं, और ये निकलती लेट एज में, यानी कि आप 17 के ऑनवर्ड आप देखते हो तब ये हम में अपीयर होता है, रूट आउट होता है, और तब भी बाज़ औक़ात ये फुली रूट आउट नहीं हो पाता और बड़ी पेन का बायस बनता है। अब माजी के ह्यूमंस जो हैं चूंकि वो प्लांट बेस्ड फूड पे टोटली डिपेंडेंट थे, इसलिए वो प्लांट बेस्ड फूड को चुबाने के लिए उनकी जो मॉलर्स थे, दाढ़ें थी, वो उस तरह से डेवलप हुई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो चीज कम होती गई और हम सॉफ्ट फूड की तरफ आए, मीट की तरफ आए, तो ये फिर जो विजडम टीथ है, जो एंड वाली दाढ़ होती है एक या दो, इनकी तरफ या इनका यूजेस कम हुआ, जिसकी वजह से इनका साइज भी कम हुआ है, और स्पेशली ये जो एंड वाला पेयर रह जाता है ये आप देखते हो अक्सर लेट डेवलप होता है और फुली डेवलप भी नहीं होता अक्सर केस में। ये विजडम टीथ है। जैसे यहां पे देखो, अभी मैं आपको सिमुलेशन से भी दिखाता हूं, और मैं आपको सिमुलेशन से भी दिखाता हूं। इस सिमुलेशन में हम टीथ को ऑब्जर्व करते हैं और सारे टीथ मैं आपको यहां शो करवाता हूं। इनमें से एंड पे हमारे जो टीथ है ना, इनको हम विजडम टीथ लेबल कर देते हैं। अब जरा आपने स्ट्रक्चर देखना है, यहां से तो खैर इतना आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन ये हमारी ओरल कैविटी का अंदरला स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं टीथ पे। ये देखो
मैं ना वन बाय वन इनको अपीयर करता हूं ताकि आपके लिए इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो। सबसे पहले तो देखो टीथलेस। अब हमारे फ्रंट पे जो टीथ है ये इंसीजर है, और अगर आप गौर करो 4 ऊपर है 4 नीचे, यानी कि ये 4 का पेयर है, 8 है। बिल्कुल इनके साथ वो जो बड़े वाले दांत होते हैं कैनाइन, जो आपको कैट फैमिली में बहुत बड़े नजर आते हैं प्रे को कैप्चर करने के लिए, ये होते हैं। अब मैं आपको साइड से दिखाता हूं, यहां पे आएंगे प्रीमोलर, देख रहे हो। अब ये प्रीमोलर भी जो है ये एक तरह की आपकी दाढ़ी है, लेकिन ये इतनी ब्रॉड नहीं होती। इसके पीछे आते हैं मोलर। अब देखना ऊपर देख लो या नीचे, 3-3 आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से स्पेशली हम लास्ट 2 को या बिल्कुल लास्ट वाले को, इसको विजडम टीथ कह रहे होते हैं कि ये वाले जो है लास्ट पे ये लेट अपीयर होती है ह्यूमंस के अंदर, क्योंकि हमारी फूड सोर्स चेंज होने की वजह से ना इनका उस तरह से इस्तेमाल नहीं रहा जो हमारे एंसेस्ट्रल ह्यूमंस के अंदर होता था, जो टोटली प्लांट बेस्ड हार्ड फूड ईट किया करते थे, जिस वजह से हम देखते हैं कि हम में ये वेस्टिजियल हो चुके हैं। ठीक है, इसके साथ ईयर मसल, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, बस देख लो फिर आगे मैं आपको समझाता हूं। ईयर मसल और हमारे बॉडी हेयर्स, और साथ ब्रैकेट में देखो लिखा है गूज बम्प्स, ये सब आज वेस्टिजियल हैं, लेकिन माजी में हम देखते हैं इनका इस्तेमाल होता था। और अगर हम ह्यूमन से बाहर जाएं तो आप देखो हमारे कुछ बर्ड्स जैसे कीवी और ऑस्ट्रिच हैं, ये फ्लाइटलेस हो गए हैं। इनके विंग्स जो है वो उस तरह से यूज ना होने की वजह से फुली फंक्शनल नहीं होते, इसलिए ये फ्लाई नहीं कर पाते। ये देखिए जी, ये हमारी विजडम टीथ एंड पे पड़ी हुई, ये अपेंडिक्स है। ईयर मसल और जरा गूस बम्प जो बॉडी हेयर्स की वजह से हो रहे हैं, इनको स्टडी करते हैं। ये देखो कैट को ऑब्जर्व करो। असल में कैट जो है ना, इसको साउंड किस डायरेक्शन में आ रही है और उसको जरा बेहतर सुनने के लिए ना अपने ईयर मसल्स को यूज करना पड़ता है। जब ये अपने ईयर मसल्स को यूज करती है तो इसके ईयर्स उस डायरेक्शन में होते हैं जिस डायरेक्शन से इसको साउंड बेहतर मिल रही होती है, ताकि ये उसको अच्छे से सुन सके। और यहां इनका वो सही से इस्तेमाल भी करते हैं। ये देखो, हम जो है ना, हम में इन मसल्स का इतना इस्तेमाल नहीं रहा, ठीक है, जिस वजह से हमारे ईयर मसल्स तो मौजूद हैं, लेकिन आपने कभी किसी इंसान को नहीं देखा होगा वो ऐसे ईयर मूव करवा रहे हैं। थोड़ा बहुत स्लाइड, कुछ लोगों में स्लाइड मूवमेंट होती है, लेकिन वो इतना हेल्पफुल नहीं होती। ठीक, तो हमने इस तरह से उसको यूज नहीं किया, इसलिए आप देखते हो हम में ईयर मसल जो है वो वेस्टिजियल हो चुके हैं। अब जरा ये देखो, अक्सर कभी देखा होगा इमोशनल मोमेंट्स के अंदर या फियर के अंदर हमारे बाल खड़े होते हैं, जिसको आप आम लफ्जों में कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए। ये बॉडी हेयर्स होते हैं जो इस तरह से इरेक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, इसे हम गूज बम्प भी कहते हैं। अच्छा, हम में तो ये चीज इतनी हाईलाइट नहीं होती, लेकिन ये जो हमारे एंसेस्टर ह्यूमंस थे उनकी स्किन पे हेयर बहुत ज्यादा होते थे, वहां ये चीज फंक्शनल थी। कि असल में होता यह था कि जब फाइट करनी होती थी या फियर के केस में हमारे इन हेयर्स के नीचे के मसल जब कंट्रैक्ट करते थे या मूव करते थे, तो उसकी वजह से हमारे हेयर, बॉडी हेयर इरेक्ट होते थे, जिससे हमारा इमेज बड़ा नजर आता था, ताकि सामने वाला जो है जिससे फाइट की जा रही है उसको डराया जा सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमन बॉडी जो है उनसे इनका इस्तेमाल कम होता चला गया। लेकिन आज भी हमें एनिमल्स के अंदर ये चीज मिलती है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स जो हैं जब वो फाइट करते हैं तो उनके बॉडी हेयर्स इरेक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, गूज बम्प होता है। ये चीज आप जरा यहां इमेजिन करो, ये देखो, ये अक्सर देखे कैट जब फाइट कर रही हो तो वो इस तरह की मूड में होती है कि अपने बॉडी हेयर्स को वो इरेक्ट फॉर्म में ले आती है ताकि उसका इमेज बड़ा लगे। और दूसरा फंक्शन पता है क्या होता है कि ये जो बॉडी सरफेस के ऊपर इतने ज्यादा बॉडी हेयर होते हैं, जब इनमें गूज बम्प होते हैं, बॉडी हेयर्स इरेक्ट फॉर्म में आते हैं, तो ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं। वो जो एयर इन हेयर्स के अंदर ट्रैप होती है ना, उससे इनकी बॉडी की हीट कम लॉस होती है बाहर। इसलिए आप देखते हो कि बियर्स जो हैं वो विंटर में एक थिक फर जो है वो डेवलप करते हैं। तो ये दो मकासद थे इनके, जो टोटली आज हमारे किसी काम के लिए हम इसको यूज नहीं करते। ना ही हमारे इतने बॉडी हेयर हैं कि हम उससे एक एयर ट्रैप करके इंसुलेशन का काम लें, ना ही हम उससे उन्हें डराने के मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप कीवी और ऑस्ट्रिच को अगर देखो तो ये आपके पास दो ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई नहीं करते। इनके विंग्स जो हैं
वो वेस्टिजियल हो गए हुए, वो इनको अपलिफ्ट नहीं दे पाते। तो ये आपके पास कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंदर होमोलोगस, एनालॉगस और वेस्टिजियल ऑर्गन की सिग्निफिकेंस है, जो कि एक डायरेक्ट एविडेंस है एवोल्यूशन का। ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी हमें शो करती है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके बॉडी पार्ट्स दिखने में काफी एक दूसरे के करीब होते हैं, इसका मतलब यह है कि दे हैव कॉमन एंसेस्टर। और इससे हमें समझ आती है कि किस तरह से एनिमल्स जो हैं वो वक्त के साथ उन्होंने खुद को बदला है अपने अपने माहौल के अंदर जिंदा रहने के लिए, ज्यादा बेहतर तरीके से जिंदा रहने के लिए। जबकि इस दौरान जब उनके अंदर तब्दीली आ रही थी, उन्होंने अपने इंसेस्टर्स के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को, फीचर्स को अपने अंदर बरकरार रखा। लास्ट पे हमारे पास सिलेक्टिव ब्रीडिंग है। नेचुरल सिलेक्शन समझ आ गई है। इसके बरक्स अगर ये काम ह्यूमन करे ना, तो उसे आप कहते हो आर्टिफिशियल सिलेक्शन या सिलेक्टिव ब्रीडिंग। ये देखो, सिलेक्टिव ब्रीडिंग को हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहते हैं। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाता हूं कि नेचुरल सिलेक्शन में क्या हो रहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशन थी, ऑलरेडी उनके ट्रेट्स में डिफरेंसेस थे। नेचर जब एनवायरनमेंट चेंज होता था तो उसके मुताबिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिन इंडिविजुअल में एनवायरनमेंट के मुताबिक सूटेबल होते थे, वो ऑर्गेनिज्म उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ज्यादा बेहतर सर्वाइव करते थे, ज्यादा बेहतर रिप्रोड्यूस करते थे और उनकी पॉपुलेशन बढ़ती जाती थी। जिन ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक बदलते माहौल के मुताबिक सूटेबल नहीं होते थे, उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती थी। हम कहते थे नेचर सिलेक्शन कर रही है, जोन से ट्रेट उसको अच्छे लग रहे हैं वो सिलेक्ट होते जा रहे हैं, और जोन से नहीं लग रहे वो सिलेक्ट नहीं हो रहे। कैसे अच्छे लग रहे हैं? अच्छे लगने से मुराद ये है कि जोन से ट्रेट्स नेचर के अंदर बदलते एनवायरनमेंट के मुताबिक सूटेबल हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं पॉपुलेशन में, और जो नहीं है वो कम होते जा रहे हैं। इसे हमने कहा था नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि सिलेक्शन नेचर कर रही थी। लेकिन आप यही काम ह्यूमंस पे कर दो। अगर तो ह्यूमन डिसाइड करें कि कौन से ट्रेट्स अच्छे हैं और कौन से ट्रेट्स अच्छे नहीं हैं, और जिनके ट्रेट्स उन्हें अच्छे लगते हैं उन एनिमल्स और प्लांट्स में वो ब्रीडिंग और कल्टीवेशन करवाएं, तो आप इसे कहते हो ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग या आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रही है। कहते हैं इट इज अ ह्यूमन डायरेक्टेड फॉर्म ऑफ एवोल्यूशन, जहां पे ह्यूमंस इंटेंशनली, इरादतन क्रॉस करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स को। किन प्लांट्स और एनिमल्स को? जिनके अंदर वो स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं जो हमें पसंद होते हैं, अंडर द सेम बेसिक प्रिंसिपल एज नेचुरल सिलेक्शन। जैसे नेचुरल सिलेक्शन कर रही होती है ना काम, वैसे ही हम ये काम कर रहे होते हैं। मेन डिफरेंस क्या आता है कि यहां पे जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग और नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, उसमें फर्क ये आता है कि सिलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर नेचर की बजाय ह्यूमन डिसाइड करते हैं, डिटरमिन करते हैं कि कौन से ट्रेट्स जो हैं वो अच्छे हैं, एडवांटेशियस हैं। जिन ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट्स उन्हें अच्छे और एडवांटेशियस लगते हैं, उनको आपस में ब्रीड करवा के पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। जिनके नहीं अच्छे लगते उन्हें कम करते जाते हैं। तो नेचर भी यही करती है। हमें समझ आ गई, हमने भी यही करना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। तो ह्यूमंस जो है, इनके लिए हम ब्रीडर का वर्ड भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं तो ये ब्रीडर हो गए। इन्होंने इस अमल के जरिए ना स्पीशीज के अंदर एक बड़े लेवल तक, सिग्निफिकेंट लेवल पे जेनेटिक चेंजेस इंट्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे पास एक ही स्पीशीज की बहुत सारी ब्रीड्स और वैरायटीज आ चुकी हुई हैं, जो कि अपने वाइल्ड यानी कि जो नेचुरल इंसेस्टर है उससे बहुत मुख्तलिफ हो चुकी हैं। ब्रीड की टर्म मैं अभी आपको बताता हूं, हम एनिमल्स और वैरायटीज की प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। तो हमने अपनी मर्जी के एनिमल्स और प्लांट्स को बार बार क्रॉस करवा के उन्हें उनके जो नेचुरल वाइल्ड इंसेस्टर हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रीड्स क्या है? ब्रीड्स हमारे पास वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का ग्रुप है जिनके अंदर स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, जिन्हें हम बार बार ब्रीड कर रहे होते हैं। और वैरायटीज हम कहते हैं ये वो सिलेक्टिवली ब्रेड प्लांट्स हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनकी आप ब्रीडिंग करते हो, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स आपको पसंद होते हैं। तो वो प्लांट्स जिन्हें आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन के थ्रू ब्रीड करवा रहे हो, उन्हें आप वैरायटीज कह देते हो, और एनिमल्स के लिए आप यहां पे ब्रीड का वर्ड यूज करते हो। ये देखो, आप में से भी कईयों ने देखा होगा, आपके आसपास लोगों को कबूतरों का शौक होता है। तो इसमें होता यह है कि जो कीपर हैं, कीपर से मतलब हम ह्यूमंस जो हैं, हमें जो पिजन्स अच्छे लगते हैं ना, कि जिनके ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हैं, हम कंटिन्यूअसली उन्हें चूज करते हैं, एक लंबे अरसे तक उन्हीं की नस्ल को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं को आपस में ब्रीड करते हैं। और होता यह है
कि जो उनकी वाइल्ड नेचुरल फॉर्म होती है ना उनके एंसेस्टर की, हम उनके अंदर बार बार अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करके क्रॉसिंग करवा करवा के एक टोटली डाइवर्स और बहुत ही मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स वाली उनकी ब्रीड्स और वैरायटीज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कुछ यही काम हमने पिजन्स के साथ भी किया कि अपनी मर्जी से सिलेक्शन करना शुरू की, जो ट्रेड्स अच्छे थे उनको आपस में क्रॉस करवाते चले गए। जब ये काम एक लंबे अरसे तक हुआ तो हमने पिजन्स की इतनी सारी वैरायटीज इंट्रोड्यूस कर दी। लेकिन ये काम यही नहीं हुआ, ये काम हम और भी डिफरेंट एनिमल्स में देखते हैं। जैसे ये कैट्स को देख लो, यहां भी ऐसे ही हुआ है कि एक वाइल्ड कैट थी जिसको ह्यूमंस ने पेट किया और पेट करके उसके अंदर अपनी नेचुरल सिलेक्शन की बजाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन से उनकी इतनी ब्रीड्स इंट्रोड्यूस कर दी। जो डॉग लवर्स हैं उन्हें डॉग्स का आइडिया है कि वहां भी यही है। बड़ी ईद पे हम कुर्बानी के जानवर देखते हैं, यहां भी ऐसे ही है। हॉर्स देख लो, यही काम हमने प्लांट के साथ किया है। जैसे मैंने यहां एक स्पेसिफिक सिनेरियो लिया है मस्टर्ड प्लांट का। अब जो वाइल्ड मस्टर्ड प्लांट है ना, हमें किसी के अंदर अगर उसका कोई ऐसा ट्रेट अच्छा लगा जिसमें उसका बड बड़ा है या उसका स्टेम का साइज बड़ा है या लीव और फ्लावर का साइज बड़ा है, हमने उनको आपस में ब्रीड करना शुरू कर दिया। लार्ज बर्ड्स वालों को ब्रीड किया तो हमारे पास वो कैटेगरी आ गई जहां पे बर्ड्स बड़े हैं, हमने उसे कैबेज का नाम दे दिया। इसी तरह हमने फ्लावर के लिहाज से जिनकी मस्टर्ड प्लांट्स के फ्लावर्स हमें लार्ज साइज के लगे और बेहतर लगे, उन्हें क्रॉस कर करके हमें मस्टर्ड की एक ऐसी फॉर्म ले आए हैं जहां हम देखते हैं कि उनका फ्लावर क्लस्टर बहुत बड़ा होता है, जैसे कॉलीफ्लावर है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ब्रोकली आ जाते हैं और डिफरेंट बाकी इसकी वैरायटीज आ जाती है जिनमें हमने अपनी मर्जी से एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया हुआ है। किसी का आप देखते हो बड बड़ा है, किसी का फ्लावर साइज बड़ा है, किसी का लीव साइज बड़ा है, लेकिन उनका वाइल्ड इंसेस्टर, नेचुरल इंसेस्टर एक ही मस्टर्ड प्लांट था। हमने अपनी मर्जी के ट्रेड्स को सिलेक्ट करते करते उनमें जब ब्रीडिंग करना शुरू की, क्रॉसिंग करना शुरू की, तो हमने उस वाइल्ड इंसेस्टर की कई वैरायटीज बनाती हैं आज। यही काम बच्चों जो हमने किया है एनिमल्स और प्लांट के साथ, नेचर ने बड़े लेवल पे सबके साथ किया। और यही डार्विन का मेन केस था जो उसने एवोल्यूशन में प्रेजेंट किया। और आज हम डार्विन तो चूंकि फॉसिल रिकॉर्ड और जियोग्राफिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर रहा था, हमने साइंस की डिफरेंट फील्ड से भी इसकी केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एविडेंस लिए जो इस बात की तरफ दलील देते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर वेरिएशंस आई हैं। डार्विन के अकॉर्डिंग वो वेरिएशन इस लेवल पे आई हैं कि हमारे पास माजी के सिंपल ऑर्गेनिज्म मौजूदा कॉम्प्लेक्स और टोटली डिफरेंट स्पीशीज में इवॉल्व हो गए। तो बच्चों ये हमारा एसएलओ था और पूरा चैप्टर जो एवोल्यूशन से रिलेटेड था। यहां पे आज हम अपने चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर का लास्ट एसएलओ कंप्लीट कर चुके हैं और साथ ही हम अल्लाह के फजल से 9th बायो की किताब को भी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि अपनी नौयत की एक पहली किताब है जो केंटअप पब्लिशर की तरफ से शाया की गई, जहां पे फेडरल बोर्ड ने, आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ने सिंगल टेक्स्ट बुक के वो सीधा निजाम को छोड़ के मल्टीपल टेक्स्ट बुक का इंतखाब किया। और इसी में केंटअप को यह एजाज है कि इसने पहला प्राइवेट पब्लिशर होने के नाते ग्रेड 1 से ग्रेड 12 की हर किताब पब्लिश की। और इसी नौयत की मैट्रिक सीरीज की पहली किताब ग्रेड 9 जो आज आपने कंप्लीट की है। आई होप कि इस किताब को पढ़ने के बाद जो 2025 में आप फर्स्ट टाइम एसएलओ बेस एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हो, आपके लिए उस एग्जाम को एक्सेल करना कुछ मुश्किल नहीं रहा। जब आप एसएलओ समझ गए हैं, किताब समझ गए हैं, तो एग्जाम आपके लिए आसान हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चे इस किताब से फायदा उठाएंगे। हम अपने लेक्चर रिकॉर्डिंग की सीरीज को आज यहीं पे इख्तिताम कर रहे हैं। गुड लक बच्चों, अल्लाह हाफिज।